अस्सलाम वालेकुम प्यारी रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे सोता दिल का नॉवल की एपिसोड नंबर 24, जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग नॉवल। मिस शाइना इफ्तिखार खान, आप और हमारे आशियाने में ये दिलकश मुआवजा कब रोनमा हुआ। आज भूल भटक कर हमारे गरीब खाने का रुख कैसे कर लिया तुमने। वो इस वक्त अपने ऑफिस रूम में बैठा रिसीवर को कान से लगाए किसी को कॉल करने के लिए क्रेडल पर अपनी मर्दाना उंगलियां घुमा रहा था जब इसने डोर नॉक होने पर मुकाबिल को मसरूफ से अंदाज में अंदर आने की इजाज़त दी थी। इसे लगा कोई ऑफिस का वर्कर होगा जिसकी वजह से वो क्रेडल पर उंगलियां घुमाने में मसरूफ रहा। इतने में दूसरी जानिब से कॉल शायद मसूल हो चुकी थी जब इसने गैर इरादी नज़र अपने सामने खड़ी इस खूबसूरत अप्सरा पर डाली तो इसकी बेबाक नज़रें बेख्तियार इसके उलझे हुए सरापे पर जा ठहरी थी। वो इस वक्त पिंक कलर की हाफ स्लीव शर्ट और ब्लैक टाइट जीन्स पहने ऊपर से इसके गले का दुपट्टा निदार था, जिससे इसकी शर्ट का डीप गला होने की वजह से इसके नशीबो फराज काफ़ी हद तक मुकाबिल को वासिया हो रहे थे। इसकी बेबाक नज़रों ने इसकी हसीन सरापे का बागौर जायजा लिया था, जबकि वो अपने दो आतिशा रूप से बेनियाज सी बनी इसके सामने दांते नज़ारा पेश कर रही थी, जो जैसे चाहे मर्जी इसके हुस्न से अपने नफ्स को तस्कीन पहुंचा सकता था। मिस्टर अजहर खानजादा, ये मुआवजा तब ही रोनमा हो गया था जब मैंने अपना पहला कदम आपके ऑफिस में रखा। इसके होश को बेखुदी में बदलते देख वो भी जवाबन इतरा कर बोली थी, और इसकी इसी बेख्तियारी को देखते वह मगरूरियत से मुस्कराई, जबकि वो अपनी बेखुदी पर खजल सा होता इसकी जानिब मतवज्जा हुआ था। कुछ भी कह सकते हैं, खैर दफ़ा करो। क्या खिदमत करें हम आपकी हजूर। वो इसकी जानिब मैंने खिसी से देखते हुए मान मुस्कराया था और फिर बड़े अदब से इसने पूछा, और फिर रिसीवर पर मौजूद दूसरे फरीक को बगैर कुछ सुने इसने रिसीवर को क्रैडल पर रख दिया था और अब इसकी जानिब मुकम्मल तौर पर मतवज्जा हुआ था। आप हमारी खिदमत फिर कभी कर लीजिएगा मिस्टर अजहर खानजादा। फिलहाल इस वक्त हमें इतना बता दें कि आपके कज़न खानज़ादा का क्या इरादा है। किधर छुपा बैठा है, कहीं नज़र ही नहीं आता मुझे। वजह पूछ सकती हूँ मैं। वो मेज़ पर अपने दोनों हाथ रखकर इसकी जानिब ज़रा सा झुकते हुए पूछ रही थी, जबकि ऐसा करने पर इसके गले की गहराई को वह बआसानी देख सकता था। अब की बार इसने अपने सामने क़यामत बनी खड़ी इस अप्सरा के हुस्न से बेख्तियार नज़रें चुराई थी और गैर महसूस अंदाज में चेयर से उठकर खिड़की की जानिब आया था। मुझे क्या पता आजकल कहाँ आवारागर्दियाँ करता फिर रहा है। वो खिड़की के पार मुनासिर को देखता तंजिया लहजे में बोला था। इसके लहजे में साफ इकराम खानजादा के लिए नापसंदीदगी और नफरत की रमक झलक रही थी, लेकिन वो इस पर एकदम इकराम खानजादा के लिए अपनी नफरत को जाहिर नहीं करना चाहता था, इसलिए इसने ना चाहते हुए भी मुकाबिल से अपने लहजे की तलखी को छुपा लिया था। तो फिर कहाँ होगा। वो इसकी पीठ को देखती कदरे फिक्रमंदी से इससे पूछ रही थी। मुझे क्या पता, इसने खिड़की के बेदाग सफेद शीशे पर हाथ फेरते नामहसूस अंदाज में जवाबन कहा। क्यों नहीं पता, पता होना चाहिए। आफ्टर ऑल वो तुम्हारा कजन है, एक ही घर में रहते हो तुम लोग। और वो और भी कुछ कहती जब वो इसकी बात को दुश्तगी से काट कर बोला। हमारे माबेन इख्तलाफात की एक ऐसी खलीज कायम है जिसको पुर करना नामुमकिन है डियर शाइना इफ्तिखार। वो ना चाहते हुए भी इस पर अपनी अंदरूनी खलिश जाहिर कर गया था। एक यही इकराम खानजादा तो था जिससे वो अपनी नफरत का मुजाहरा खुलेआम करता था, जिसके लिए वो अपने दिल में पनपती इसके लिए नफरत को अपने दिल में चाहे भी तो छुपा नहीं सकता था। क्या मतलब तुम्हारा। वो कुछ कन्फ्यूज सी हुई। इकराम खानजादा ने कभी इससे कुछ ऐसा जिक्र तो किया ही नहीं था, क्योंकि इकराम खानजादा अपने घरेलू मामलात को सब पर वाजिया नहीं करता था। वो अपने घरेलू मामलात को घर की हदूद तक ही रखना पसंद करता था। 2 दिन से ऑफिस में नहीं आया, चेक करो कहीं किसके साथ इसका अफेयर। वो अब की बार अपनी पॉकेट से लाइटर निकालकर सिगरेट को लाइटर की मदद से सुलगाता
ठहरे हुए मगर मैंने किसी से बोला, जिस पर इसने बेयकीनी से इसकी जानिब देखा था। ना, नहीं तो, वो ऐसा नहीं है, अब तो हमारी एंगेजमेंट होने वाली है। वो सिर्फ मुझसे कमिटेड है, सिर्फ और सिर्फ शाइना इफ्तिखार खान से। पहले इसके लब खौफ से फड़फड़ाए, लेकिन फिर अपने लहजे को मजबूत बनाते हुए वह पुरएतमाद लहजे में बोली थी, वो ऐसा नहीं है तो क्या पता अब ऐसा हो गया हो। और वैसे भी कमिटेड को ख़त्म करने में वक्त ही कितना लगता है। इसने इसके पल में होते परेशान हाल चेहरे को देखते एक पुरअसर वार किया था, जो कि मुकाबिल को अब की बार भड़का गया था। मुझे इस पर मुकम्मल एतमाद है और मुझे फजूल के शक व शुबहात में पर्दे की ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ मेरा है। इसे किसी और का होने से पहले ही या तो मैं इसे मार दूंगी या फिर खुद की जान ले लूंगी। वो काटदार लहजे में इसके वार का जवाब देती जुनून खेजी से बोली, खैर मुझे क्या लेना देना तुम दोनों के आपसी मामलात से। जाते वक्त डोर क्लोज करती जाना। जबकि वो बेपरवाही से कहता अपने कंधे अचका गया, जिस पर वो एक शोलाबार नजर इस पर डालकर वहां से चली गई। मेरी कज़न ने इस जैसी बेबाक हसीना को पसंद कैसे कर लिया? इंटरेस्टिंग। इस गेम में आगे चलकर मुझे और भी मज़ा आने वाला है। इसके जाते ही वो अपने आम में ही कहका लगाते हुए बड़बड़ाया और फिर रिवॉल्विंग चेहर घसीटकर अपने काम में मसरूफ हो गया। शाइना, वो अभी अपनी गाड़ी के करीब ही पहुंची थी जब इसे इकराम खानजादा ने अपनी गाड़ी से निकलते इसे देखते हुए पुकारा था। वो जो पहले ही इकराम अजहर खानजादा की तलखदा बातों से भरी पड़ी थी, इसको देखते ही इसके गुस्से का ग्राफ खुद ब खुद बढ़ गया और वह काट खाने वाले अंदाज में इसकी जानिब मुड़ी थी। मैं आपको याद हूँ? वह इस्तफामिया नज़रों से घूरती नरम पुर गुस्से से लहजे में इसे सवाल को ही। ऑफ कोर्स माय सनशाइन, वो इसकी तरफ बढ़ता खुश दिली से बोला और इसके मुकाबिल आकर इसने इसे अपने सीने से लगाना चाहा, जिस पर इसने इसके सीने पर अपने खूबसूरत हाथों का दबाव बढ़ाकर इसे बेदर्दी से खुद से परे धकेल दिया। बात मत करो मुझसे, और मुझसे बात करना तो दूर, अगर मेरे करीब भी आए तो जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। वो इसकी शराबार नज़रों से देखती गुस्से से फनकारी, जबकि वो इसके मगरूराना अंदाज पर महज मुस्कुरा कर रह गया। क्यों बात ना करूं मैं तुमसे? तुम तो मेरी सनशाइन हो, मेरी जिंदगी का रोशन चमकता सितारा। यूं फजूल में ही तो नहीं मैं तुम्हें सनशाइन कहता हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी और अहम हो मेरे लिए। वो इसके गुस्से के पेश नज़र नरम मगर मोहब्बत से पूरे लहजे में बोला, कोई सनशाइन नहीं हूँ मैं तुम्हारी, और ना ही कोई रोशन सितारा। और अगर तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी कोई अहमियत होती तो तुम मुझे यूं इग्नोर करके सिसक सिसक कर ना मारते, मुझे नज़रअंदाज करना, मुझसे हम कलाम ना होना। ये तुम्हारी मुझे लेकर सरासर बेजारी ही तो है। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती तो यूं मेरी ज़ात की तुम नफ़ी नहीं करते, लेकिन ये बेजारी ही तो है मुझसे, जो तुमने मेरी एक कॉल तक नहीं रिसीव की और ना ही खुद से कॉल करके मुझे बताया कि तुम कहाँ हो। वो तल्खी से कहती आखिर में नम आवाज़ में बोली, शाना, ये महज तुम्हारी खाम ख्याली है, वरना ये तो तुम भी जानती हो इकराम खानज़ादा खुद से जुड़े रिश्तों को लेकर किस कदर एहसास है। वो इसकी नम आंखों को देखते मजबूत लहजे में बोला, इकराम, मुझे तो बेइंतहा मोहब्बत है तुमसे, लेकिन शायद अब तुम मुझसे नहीं रही। वो इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेती भराई हुई आवाज में बोली, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो मैं क्या कह सकता हूँ? इसकी कलाइयों से पकड़कर वो अपने चेहरे को इसकी खूबसूरत गिरफ्त से आज़ाद करवाता इसकी खूबसूरत स्याह कांच सी काली आंखों में देखते हुए वो अपनी हल्के सबसे रंग की बेरहम आंखें गाढ़े शान बेनियासी से बोला और इसकी कलाइयों को अपनी नरम गिरफ्त को ढीला करते हुए छोड़ दिया। इकराम, इसने बेबसी से इसे पुकारा, जब मुझ पर यकीन हो जाए अब तब ही मेरे पास आना, तब तक मुझसे दूर रहो। वो अभी कुछ कहते हुए इसके पास आने लगी कि वह हाथ उठाकर इसे 2 कदम के फासले पर खड़ा हुआ और फिर मजीद अपनी बात को जारी रखते हुए बोला, क्योंकि अब रोज़ बरोज़ मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने से तो रहा। इसने एक कहर बरसाती नज़र इसके कैरी किए हुए बेहुदा लिबास पर डाली और फिर इसने नखुवत से अपनी नज़रों का जाविया इस पर से हटा लिया। वो इसे कुछ भी कहे बिना इसे सरता पा क़यामत को इग्नोर
करते खामोशी से आगे बढ़ने लगा। जब इसकी पुकार कर पर वो फिर से रुक गया। मगर इकराम इसने बदले में कुछ कहना चाहा। नो मोर एक्सक्यूजेस, जस्ट गेट लॉस्ट, वो दुरुस्तगी से इसे कहता अपने मखसूस मगरूराना अंदाज में इस बुलंदो बाला ऑफिस की इमारत की तरफ बढ़ गया, जबकि वो पीछे इस मगरूर शहजादे को पुकारती रह गई। इकराम, मैं भी देखती हूँ तुम मुझे कैसे धोखे में रखते हो। मैंने भी इन दो दिनों का हिसाब तुमसे ना ले लिया तो मैं भी शाइना इफ्तिखार खान नहीं। वो अपने खुले बालों को एक अदा से झटकते हुए बचाए इसे मनाने की अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। डोरो, माई ब्यूटीफुल हबी, माई स्वीट हार्ट, आई स्वेयर मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने भैया को कुछ नहीं बताया था, तुमने जानबूझकर ही। इकराम के चले जाने के बाद वो इसके पीछे पीछे इसे मनाने की गर्ज से इसके रूम में चली आई थी, लेकिन इससे पहले कि वो इसके पीछे इसके रूम में दाखिल होती, इसके रूम में एंटर होने से पहले ही वो इसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर चुका था। और अब डाइनिंग टेबल पर भी वो इसे इशारों से मनाने की कोशिश करती रही थी, जिस पर वो इसे मुकम्मल तौर पर इग्नोर किए नाश्ते में मसरूफ़ रहा। और अब जब वो कॉलेज जाने के लिए गाड़ी में बैठे तो वो इसके साथ फ्रंट सीट पर जल्दी से आकर बैठ गई। और एक नज़र इसे घूरने के बाद इसने फिर इसकी कैंची की तरह पटर पटर चलती जबान को इसने करहतगी से देखा, जिस पर वो बात करते करते पल भर में खामोश हुई। और अब खामोशी से इसकी तरफ शाकी नज़रों से देखने लगी, जिस पर वो स्टीयरिंग व्हील पर गिरफ्त जमाकर गाड़ी को खामोशी से चलाने लगा। इसकी यही खामोशी कल रात से ही इस पर कयामत बर्पा करती, इसकी नाजुक जान पर सितम ढा रही थी। इसकी मुसलसल खामोशी इख्तियार करने की वजह से इसकी हालत अब अबतर होने लगी थी। एक खामोश नज़र इसके एक दूसरे में व्यवस्था खूबसूरत गुलाबी माइल जामद खामोश लबों पर डालकर फिर वो गाड़ी की दूसरे जानिब सिरक कर विंडो स्क्रीन के पार देखती बे आवाज़ आंसू बहाने बहाते रोने लगी थी। ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। भूल है तुम्हारी कि मैं तुम्हारे इन मगरमच्छ के आंसुओं से बहल जाऊंगा। वह सरसरी सी नज़र इसकी पुश्त पर डालकर बोला और फिर ड्राइविंग करने में मसरूफ हो गया। बज़ाहिर देखने में तो इसने इसकी हिचकोले खाते वजूद को सरसरी सा लिया था, लेकिन इसके बावजूद इसके हिचकोले खाते वजूद ने इसकी अंदरूनी हालत को मुत्तरिब कर दिया था। 1 मिनट, 2 मिनट, फिर 3 मिनट गुजरे, लेकिन इससे आगे आरिस खानजादा की बस हो चुकी थी, क्योंकि इसकी बर्दाश्त की हद अब जवाब दे चुकी थी। इसने एक झटके से ब्रेकर पर पाँव रखकर गाड़ी को ब्रेक लगाते हुए रोका और फिर हाथ बढ़ाकर इसे बाजू से पकड़कर इसका रुख एक झटके से अपनी तरफ किए वो इसकी सुर्ख रोई रोई सी आंखों में देखने लगा, जहाँ इसे इन खूबसूरत भूरी आंखों में इसे अपने लिए मोहब्बत ही मोहब्बत दिखाई दी थी, जिससे वह नजरें चुरा गया। क्या कहा था मैंने, सुनाई दिया? इससे पहले कि मेरा ज़ब्त जवाब दे, इन मगरमच्छ के आंसुओं को बहाना बंद करो। वो इसके गालों पर फिसले इन शबनम के कतरों को बेरहमी से मसलते हुए बोला। इसने बेयकीनी से इसकी जानिब देखा। ये तो इसका डोरो नहीं था, ये तो इसे किसी और ही जहां का बासी लगा था। इसका डोरो तो इसकी ज़रा सी तकलीफ से तड़प जाता था, लेकिन सामने बैठा ये खूबरूप शख्स, नहीं तुम मेरे डोरो नहीं हो, इसकी सख्त पकड़ से खुद को छुड़वाती चिल्लाई थी। इसकी आंखों में फिर से इसके आंसू सेल की तरह बहने लगे थे। अब की बार वो मुंह पर हाथ रखती अपनी हिचकियों का गला घुटने की कोशिश करते रोने लगी थी। गाड़ी में अभी इसकी हिचकियों और रोने की आवाज़ गूंज रही थी। इसने इसके रोने के बाईस हिचकियों से लरजते हुए वजूद को मुत्तरिब निगाहों से देखा और अपनी साइड की दूसरी जानिब गाड़ी के शीशे पर इस कदर कुव्वत से मुट्ठी बंद करके मुक्का मारा कि इसके मुट्ठी से खून रसने लगा, जिस पर अनायसा अपना रोना भूलकर इसकी जानिब मतवज्जा हुई और आगे बढ़कर इसके हाथ को अपनी गिरफ्त में ले लिया, जबकि वह बगैर अपने जख्मी हाथ की परवाह किए लब भेजे गाड़ी के फ्रंट मिरर के उस पार दौड़ते मनाजिर को देखने लगा। डोरो का खून बह रहा है। इसकी आवाज़ पर इसने एक नज़र इसके हाथों में कैद अपने हाथ को देखा और फिर इसने एक झटके से इसकी नाजुक सी कैद में अपने हाथ को बेरुखी से छुड़वा लिया। इसने रोते हुए फिर से इसका हाथ पकड़ना चाहा, जिस पर इसने अपना हाथ इसकी पहुंच से मजीद दूर कर लिया। अभी क्या कहा, मैं तुम्हारा डोरो नहीं, मैं कोई और जालिम सफाक शख्स हूँ
जो तुम जैसी कमज़ोर जिन्स को अपनी सफाकत का निशाना बना रहा है। वो इसकी आंखों में अपनी बेरहम हेज़ल ब्राउन आंखें गाड़ता हुआ शिद्दत से बोला। न नहीं तो वो लड़खड़ाते हुए लहजे में अपनी कही बात की सर हिलाकर नफी करने लगी और फिर से इसने इसके जख्मी हाथ को थामना चाहा। पहले इन मगरमच्छ के आंसुओं को बहाना बंद करो, तुम्हें शायद इल्म नहीं। ये आंसू मुझे अंदर से किस कदर मुत्तरिब कर चुके हैं। वह इसकी गाल को अपने अंगूठे से अब की बार कतरे नरमी से रब करते हुए बेसुकूनी के आलम में बोला और फिर इसे अपनी सुकून भरी आगोश में छुपा लिया। डोरो, इसने इसे पुकारा। बोलो, जिस पर इसने हुंकारा भरकर इसे बोलने की इजाजत दी और इसकी पीठ को प्यार से सहलाने लगा। खून बह रहा है। वो इसके सीने के करीब अपनी मुट्ठियों को भेजे परेशानी से बोली। बहने दो इस हराम खोर को। वो इसकी पुष्ट पर धरे अपने जख्मी हाथ पर एक सरसरी नजर डालता लापरवाही से बोला, जिस पर इसने बेख्तियार हंसते हुए इसके सीने में मुक्का मारा। आह जालिम लड़की, इसने मसनूई आह भरते हुए इसकी जानिब देखा जो इसके सीने से सर उठाए अब इसकी जानिब खुरख्वार नजरों से देख रही थी। तुम भाई की जबान कब से बोलने लग गए? वो अपनी आंखें छोटी किए तीखे लहजे में बोली। कुछ देर पहले वो इनके माबेन हुई तलह कलामी को शायद जैसे फरामोश कर चुकी थी, जब फौरन से पेशतर अपने पुराने वाले लाउबाली अंदाज में लौट आई थी। यार अनु, साले साहब हैं वो अब मेरे। अब बहनोई पर इसके साले का कोई तो रंग चढ़ेगा ना। वो इसकी छोटी की आंखों में देखते शरारत से अपनी आंख के कोने को दबाकर बोला। कोई ज़रूरत नहीं है डोरो इनके रंग में रंगने की। वो तो हैं ही ऐसे, अब तुम्हें भी अपने जैसा कर देंगे। हाँ, अलबत्ता कुछ सीखना है तो मुझसे कुछ सीख लो, क्योंकि तुम्हें सिखाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। जस्ट लाइक रोमांस। वो इसकी थोड़ी पर किस करते बेशर्मी से आंख दबाकर बोली। जिंदगी में रोमांस के अलावा और भी बहुत कुछ सीखने के लिए है, जैसे कि बात बे बात बेख्तियार रोने धोने की बजाय मसले का हल तलाशना। जहर से भी सख्त बदतर लगता है मुझे तुम्हारा रोना। प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, रोया मत करो यार। वो इसकी सुर्ख रोई रोई सी आंखों में देखते इल्तजाया अंदाज में नरमी से बोला। डोरो, तुम्हारा हाथ इसके संभलने पर इसने जब इसे गैर महसूस अंदाज में खुद से दूर किया तो इसकी नज़र बेख्तियार इसके हाथ पर पड़ी। ज़रा सी बूंद है, फॉर गेट इट। वो अपने हाथ को झटकता लापरवाही से बोला और फिर स्टीयरिंग व्हील को संभालते वो ड्राइविंग की तरफ मतवज्जा हो गया, लेकिन वो इससे पहले गाड़ी को स्टार्ट करता इसने इसका हाथ थामा और डैशबोर्ड के बॉक्स में से फर्स्ट एड किट निकाली और इसमें से रुई का बुरा और सिपरट निकालकर इसके जख्म को साफ करने लगी और हमेशा की तरह इसके जख्म पर मरहम रखा। खून की जरा सी बूंद ही तो थी, तुमने ऐसे ही टाइम वेस्ट कर दिया। वो जब इसके हाथ की ड्रेसिंग करके फ्री हुई तो वो थोड़ी देर बाद गाड़ी ड्राइव करते हुए बोला। डोरो, वो जरा सी बूंद तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए तो तुम जान से भी बढ़कर एक बेशकीमती सरमाया हो। अगर इसमें एक बूंद बराबर जितना भी नफा नुकसान होता है ना, तो मेरी जान पर बनाती है। तुम नहीं जानते कि इतनी मिन्नतों मुरादों से खुदा ने तुम्हें मेरे नसीब में लिख दिया है। बज़ाहिर देखने में तो हमारा निकाह बहुत सादगी और आसानी से हुआ है, लेकिन इस निकाह के पीछे तुम्हें पाने के लिए मेरी जो तड़प और बेकरारी छुपी हुई थी, इसका तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि आरिस खानज़ादा तुम अनाइज़ा खानज़ादा का इश्क हो और तुमसे इश्क होने के नाते मुझे तुम्हारे जिस्म के एक एक लूँ की उतनी ही फिक्र है जितनी कि किसी मरते हुए इंसान को आखिरी दम तक जीने की ज़रूरत होती है। वो अपनी आंखों में मोहब्बत का जहां सजाए शिद्दत से बोली। आरिस ने देखा इसकी आंखों में इश्क और जुनून और दीवानगी के सभी रंग मौजूद थे, जिस पर वो हमेशा की तरह नजरें चुरा गया और कॉलेज के गेट पर पहुंचने पर वो बगैर इससे कुछ कहे गाड़ी को पार्किंग एरिया में खड़ी करके अपने डिपार्टमेंट की जानिब खामोशी से बढ़ गया, जबकि अनायासा इसे इसके डिपार्टमेंट की तरफ जाते हसरत भरी नज़रों से देखती रही और फिर इसके नज़रों से ओझल होने तक वह वहीं खड़ी रही। जैसे ही वो नज़रों से ओझल हुआ, वह बैग को पाने वह बैग को अपने शोल्डर पर ठीक करते हुए अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गई। जारी है तो प्यारे रीडर्स, ये रही आज की एपिसोड
एपिसोड अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।